हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमरोड फाइनेंस के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसका अभी रिसेंटली Q2 की FY26 की जो कॉन कॉल हुई उसके बारे में पूरा अच्छे से हम इसको एनालाइज करेंगे। और हम देखेंगे कि कंपनी का क्या फ्यूचर आउटलुक है या फ्यूचर की क्या गाइडलाइंस है, इसको पूरा हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहले इसके बिजनेस मॉडल से अगर बात करूँ तो कंपनी बेसिकली 3-4 सेगमेंट्स में है जो काम करती है। एक कंपनी काम करती है EWA, जो कि इंडिया के अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ विदेशी या बाहर की जो एशिया स्पेसिफिक मार्केट या यूएस बेस्ड जो मार्केट है, वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी रेगुलर है। बट इंडिया के अंदर ये फर्स्ट कंपनी है, इनके पास में एक तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इस बिज़नेस के अंदर। तो ये है EWA, यानी कि अर्ली अर्न वेज एक्सेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो कंपनी है वो टैप करती है अलग अलग बिजनेसेस के जो ओनर्स हैं उनके साथ में, बिजनेसेस के साथ में। अब उसमें क्या होता है कि जब भी अगर किसी एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फंड की, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस जो एम्प्लॉय है उसकी मंथली जो सैलरी है उसके कुछ सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि 30%, 40%, ये इनका एक क्राइटेरिया होता है अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ में। तो उसके बेसिस पे ये क्या करती है कि जो 30% या 40% जो भी है उसको क्या कर, अगर कोई एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट है मंथ मिड मंथ में या मंथ के में उसको रिक्वायरमेंट है और उसकी सैलरी खत्म हो चुकी है, तो ये कंपनी क्या करती है, ओनली प्रोसेसिंग फीस ये चार्ज करती है। अदरवाइज उसको जो रिक्वायरमेंट है, और ये क्राइटेरिया फिक्स करती है, जैसे कि किसी की 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है, तो उसका ये अप टू 40% ये उसको अप टू 40% तक वो अनलॉक कर सकता है अपनी सैलरी का। और ये कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, और इस पूरे प्रोसेस में 1 या 2% का ये चार्ज लेती है एम्प्लॉय से। और दूसरा जो जैसे ही मंथ एंड होता है और मंथ खत्म होने पर जैसे ही उस एम्प्लॉय की सैलरी आती है, तो उसका कुछ पोर्शन जितना उसने एमरोड फाइनेंस से लिया है, वो पोर्शन एमरोड फाइनेंस के पास जाता है। और रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन है, यानी कि 40% मान लीजिए एमरोड फाइनेंस का था, तो वो 40% एमरोड फाइनेंस के पास जाएगा। और जो 60% वो एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसी एनबीएफसी या फिनटेक कंपनी है जो ऐसा काम कर रही है। दूसरा इनका है गोल्ड लोन सिंडिकेशन। इसके अंदर क्या करती है कि ये मतलब जो इनका बिजनेस है ये फीस बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर ये कम से कम 1% से लेकर 1.1% से लेकर 1.3% के बीच का ये सिंडिकेटेड अमाउंट चार्ज करती है, ऐसे फीस ये चार्ज करती है। और ये जो बैलेंस शीट के अंदर इसकी एंट्री नहीं होती, और इसलिए इस वाले बिजनेस में इनके एनपीए का रिस्क नहीं है। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो बिजनेस लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये बिजनेस लोन भी है जो ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कंपनी प्रोवाइड करती है अलग अलग लोगों को। और जो फोर्थ है क्रॉस सेलिंग करती है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है एनबीएफसी है उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको ये क्रॉस सेलिंग का काम करती है। तो बेसिकली ये ब्रॉडली मैंने यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल की आपके सामने बात करी है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसको हम काफ़ी पहले से, करीबन 1 साल से पहले से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें भी एक वीडियो है जो मैंने कंप्लीट उसमें बिजनेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज किया है। अब हम इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो इनकी क्वार्टरली अभी रिजल्ट आए हैं। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो इनका रेवेन्यू है 7 करोड़ के समथिंग हुआ है अभी। और जो कि कंसोलिडेट बेसिस पे ईयर ऑन ईयर में 38% के इसमें ग्रोथ आई है। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन की, तो इनका जो स्टैंड अलोन हुआ है वो बिजनेस है, 5 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 66% है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर पेट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो कि पेट और नेट प्रॉफिट एक ही होता है, तो उसके अंदर कंपनी ने करीबन 4 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेट ये प्रॉफिट है इनका, जिसके अंदर 75% की इनको ग्रोथ मिली है। और अगर स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 223% की इनको काफ़ी शानदार इनको जंप मिली है। अगर एयूएम की बात करें, एयूएम का मतलब हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट या डिसबर्समेंट, या लोन बुक की बात करें, तो लोन बुक इनकी लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है सितंबर 25 के अंदर, 25 जो अभी ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 का Q2। और जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ये थी मार्च 25 तक 80 करोड़ की। तो ये काफ़ी अच्छी जंप है, अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 25% की इनकी लोन बुक है उसमें भी जंप हुई है। अगर हम इनके जो भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनकी क्या उनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही इनके बिजनेस सेगमेंट की, उसकी बात करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं अर्ली वेज एक्सेस या फिर अनवेज एक्सेस EWA की, तो ये सबसे बड़ा इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर रहा है ये जो सेगमेंट है। और अगर हम बात करें इनके डिस्बर्समेंट को लेकर, तो ये मंथली बेसिस पे 6 करोड़ के समथिंग इनकी रन रेट चल रही है, यानी हर महीने लगभग 6 करोड़ के समथिंग डिस्बर्स करते हैं EWA ने अर्न वेज एक्सेस के अंदर। और अगर हम बात करें तो ये लगभग 15 से 20% मंथली बेसिस पे ग्रोइंग फेज पे है। और कंपनी टारगेट कर रही है कि जो मंथली अभी 6 करोड़ है उसको 13 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच में इसको मंथली पहुंचा है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26 तक। और अगर बात करें तो इनके पास करंटली 145 कॉर्पोरेट्स इनके ऑन बोर्ड है, जिसमें से 120 जो कॉर्पोरेट्स है वो एक्टिवली इनके पार्टनर है। और जो कवर करते हैं कंपनियों को, लगभग ये मतलब उन कॉर्पोरेट्स के अंदर लगभग 17,000 से लेकर 18,000 के बीच की कंपनियों को ये कवर करते हैं। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें,
तो करीबन इन्होंने 2400 यूनिक बोरोवर्स से इनकी मतलब 2400 से ज़्यादा लोगों ने, कम से कम जो नए लोग हैं उन्होंने इनकी जो फैसिलिटी है उसको यूज़ किया था, जो कि इनके कंसोलिडेट रेवेन्यू के अंदर AWA का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.2% है। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो 4.6% के बीच में है इस क्वार्टर के अंदर। और कंपनी प्लान कर रही है कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है 8 से 10% बढ़ाया जाए अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से बिजनेस कर रहा है। और जो इसके अंदर जो ये वो जो 8 से 10% की जो ग्रोथ है ये कंपनी इस मतलब कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से चाह रही है, उसके अंदर जो क्रॉस सेलिंग वाले प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, यानी कि ओनली प्योरली EWN अर्न्ड वेज एक्सेस से ही ये 8 से 10% की ग्रोथ कंपनी ऐसा सोच रही है, प्लान कर रही है। अगर गोल्ड लोन सिंडिकेशन की बात करें तो ये फीस बेस्ड बिजनेस है, और इसकी जो इसको बुक नहीं किया जाता कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर। तो इस वाले जो सेगमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह का एनपीए का कोई रिस्क यहाँ पर कंपनी के पास में है नहीं। और अगर हम सिंडिकेशन की बात करें, सिंडिकेटेड जो कंपनी द कंपनी सिंडिकेट ओवर द 115 करोड़ लोन इन Q2 FY26, यानी कि Q2 FY26 के अंदर कंपनी ने 115 करोड़ का यहाँ पे सिंडिकेशन लोन करा है। और जो मतलब जो पिछले क्वार्टर के कंपेयर के अंदर 80 करोड़ था और इस बार इन्होंने 115 करोड़ किया है। और इस पर करीबन कंपनी ने 1% से लेकर 1.3% के बीच में कंपनी को सिंडिकेटेड अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुआ है। अगर बिजनेस लोन की बात करें तो ये जो कंपनी का है, मेजोरिटी जो लोन बुक है वो इसी सेगमेंट को दी हुई है, यानी कि कंपनी सबसे ज़्यादा जो डिस्बर्समेंट करती है वो बिजनेस लोन के अंदर करती है। और अगर इसके अंदर कंपनी ने यहाँ पर एक एनपीए कंपनी ने एक्सपीरियंस किया है जो कि लगभग 30,000 के समथिंग है। करंटली इनकी बुक में एनपीए है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये कंपनी अभी मतलब विच इज़ राइट ऑफ, अभी मतलब राइट ऑफ किया है कंपनी ने इसको, इस एनपीए को। बट कंपनी का ये कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी क्या करेगी, इससे जो ये रिकवरी कर लेगी इस जो अमाउंट को, जो इन्होंने 30,000 का अमाउंट दिया हुआ है। क्रॉस सेलिंग की बात करें तो कंपनी के पास में जो AWA का कस्टमर बेस है, क्रॉस सेलिंग वाले बिजनेस में एक बेनिफिट होता है कि कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में एक बार की कॉस्ट आती है। बट एक बार अगर कंपनी कस्टमर आपके पास आता है तो उसको कंपनी क्या कर सकती है कि अपने जो भी क्रॉस सेलिंग के प्रोडक्ट है या कंपनी को जहाँ-जहाँ से और पैसा मिलता है वो यहाँ पे अर्न कर सकती है। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती है बाय क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स। जैसे बैंक भी क्या करते हैं, बैंक लोन वगैरह के अलावा और भी बिज़नेस करते हैं, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सबको क्रॉस सेल करके कंपनी बैंक है जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर क्रॉस सेलिंग की बात करें तो जो EWA के जो कस्टमर हैं, कंपनी उन्हीं को अलग-अलग टाइप के लोन दे रही है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, बिज़नेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, अपनी जो अलग-अलग सब्सिडियरीज़ की हेल्प से। तो इसकी वजह से इन्होंने टाई अप कर रखा है लगभग 40 से ज़्यादा इन्होंने बैंक्स और एनबीएफसी के साथ में कंपनी ने इस टाई अप कर रखा है। और इस क्रॉस सेलिंग के जो बिज़नेस है, उससे कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर है लगभग 4 करोड़ के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर बिज़नेस किया है, जो कि सारे के सारे क्या थे, सॉरी, जो AWA के जो कस्टमर्स थे उनसे 4 करोड़ का कंपनी ने बिज़नेस किया है। और ऐसा कंपनी का मानना है कि फ्यूचर के जो प्रॉफ़िट होंगे और उसके अंदर क्या होगा कि जो AWA वर्टिकल होंगे तो वहाँ से इनको और ज़्यादा बिज़नेस मिलने की उम्मीद है क्रॉस सेलिंग के अंदर। अगर हम कम जो कॉन कॉल थी उसके अंदर हाइलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो डिस्कशन हुई उसके इनसाइट्स की अगर हम बात करें, तो पहली बात है एसेट क्वालिटी। कंपनी चाहती है कि जो उनके जो एसेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के एसेट्स हैं। और जो कंपनी का ये मानना है कि कंपनी ने मतलब अभी तक जितने भी EWA में लोन किया है उसमें से इस क्वार्टर करीबन एक 14,000 के समथिंग का कंपनी को यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फेस करना पड़ा है। 2 डिफ़ॉल्ट है, एक 30,000 वाला जो बिज़नेस लोन के अंदर जिसको कंपनी बोल रही है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर तक उसको रिकवर कर लेंगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयी है वो गवर्नमेंट में है तो वो आराम से उससे जो राइट ऑफ किया है अभी उसको वापस रिकवर कर लेगी। और दूसरा कंपनी को यहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है वो 14,000 का हुआ है। उसके अंदर ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एम्प्लॉयी था उसने बिना नोटिस पीरियड सर्व किए नोटिस पीरियड सर्व किए ही कंपनी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी जो लायबिलिटी डायरेक्ट कंपनी पे आई है। और कंपनी का ऐसा कहना है कि वो जो कंपनी है उस कैंडिडेट से मतलब इंडिविजुअली बेसिस पे या डायरेक्ट उससे रिकवरी कर रही है। मतलब तो ये वाला यहाँ से भी रिकवरी करने पर हो सकता है कि कुछ अमाउंट नहीं मिले और कुछ अमाउंट मिल जाए या फिर पूरा अमाउंट मिल जाए, तो ये कंपनी को उम्मीद है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का अभी EBITDA मार्जिन लगभग 75 से 80% है। वो इसलिए हुआ है कि कंपनी का मानना है कि उनको टेक्नोलॉजी का लेवरेज यहाँ पे मिला है। और इसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनी की बढ़ती है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती कंपनी की, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का लेवरेज कंपनी को मिला है, उसकी वजह से कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है, वो लगभग 75 से 80% के बीच में रहा है। अगर पेट मार्जिन की बात करें तो वो लगभग 52% के आसपास है। और कंपनी का ये मानना है कि वो स्टेबलाइज जो इनका जो मार्जिन रहने वाला है फ्यूचर में भी, पेट मार्जिन, वो 40 से 45% के बीच में रहेगा, जो इनका लॉन्ग टर्म के अंदर इनका ये मानना है।
क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 52% अभी करंटली और 40 से 45% इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे-जैसे कंपनी का बिज़नेस आगे बढ़ेगा, स्केल अप करेगी कंपनी, तो इनके ऊपर एक लोन का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता जाएगा। अगर कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो कंपनी के इस बार के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अदर एक्सपेंसेस हैं, वो हाई प्रोपोर्शनल में मतलब गिरावट हुई है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने ही ज़्यादा अच्छा बिज़नेस किया है एज़ कम्पेयर टू जो सब डीएसए होते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स होते हैं। और डायरेक्ट सेल्स एजेंट को देना पड़ता है कमीशन, और कमीशन वाली जो इनकम होती है वो अदर एक्सपेंस के अंदर जाती है। जबकि जो एम्प्लॉयी है अगर वो अच्छा सेल्स करते हैं तो उनको मिलता है इंसेंटिव, जो कि एम्प्लॉयी एक्सपेंस का पार्ट है, एम्प्लॉयी कॉस्ट का पार्ट है। तो इस वजह से जो ये ऐसा इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि अदर एक्सपेंस कंपनी के इस बार यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो कॉस्ट मैनेजमेंट किया है कंपनी ने। और अगर हम फंडिंग और कैपिटल की बात करें तो कंपनी का अभी करंटली जो अभी कंपनी को जितना भी फंड मिल रहा है वो इंटरनल अक्रूवल से मिल रहा है, या फिर कंपनी ने जो इक्विटी रेज़ करके जो कैपिटल गेन किया है उससे कंपनी को ये मिल रहा है। और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है अभी लगभग 0.2 के पास में, और मैनेजमेंट ऐसा प्लान कर रहा है फंड रेज़ करने का। तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, जो कि वेल एंड गुड है। और अगर हम बात करें तो फंडिंग जो कंपनी अगर बाहर से लेती है, लोन लेती है एक तरीके से, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है तो इनको किसी और से लोन लेना पड़ता है, और ये जो कस्टमर है उनको आगे लोन पास करती है। इसके बीच में जो मार्जिन होता है वही इनका मेन बिज़नेस है। तो जो कंपनी का ऐसा कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो लगभग 10.5 से 11% के बीच में रहेगी, और इनको ऐसा मानना है कि जो 0.5% का इनको फ्यूचर के अंदर बेनिफिट मिलेगा ड्यू टू जो भी रेट कट्स अगर आरबीआई करती है उसकी वजह से। बट ऐसा अभी इनका जो ये तुरंत कोई ऐसा फंड रेज़ करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है कंपनी का। और अगर हम आगे बात करते हैं इसके आउटलुक की और गाइडलाइंस की, तो ग्रोथ टारगेट कंपनी ने कहा है कि जो उनके मैनेजमेंट का कहना है कि जो उनका पेट है वो 8 से 10 गुना हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स टू 10 टाइम्स हो जाएगा बाय एफवाई 26 27 तक, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा 1-2 मतलब क्वार्टरली डिले हो सकता है, और कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि वो इस जो इस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर, जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का ईपीएस ₹1 से ₹2.57 था, और इस बार कंपनी का कहना है कि इस फाइनेंशियल क्वार्टर के अंदर जो करंट इनका क्वार्टर चल रहा है, इसके अंदर कंपनी लगभग ₹4 से ऊपर ईपीएस अपना देखती है, यानी कि ऑब्वियसली ईपीएस बढ़ रहा है, यानी कि उसका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी वो ईपीएस बढ़ पा रहा है। अगर ईडब्ल्यूए वर्टिकल की गाइडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंपनी का टारगेट है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 250 कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करेगी, और जिसमें मंथली उनका जो डिस्बर्समेंट का जो टारगेट है, करंटली अभी जो 6 करोड़ का कर रही है, वो 13 से 15 करोड़ के बीच में कंपनी का करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें आगे इनकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी चल रही है, कंपनी का कहना है कि हम ग्रोथ अप्रोच को लेना चाहते हैं, बट उसके साथ में हमारा जो एसेट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और हमें अग्रेसिवली स्केल नहीं करना है, मतलब हमारा प्रॉफिट ना हमारी एसेट क्वालिटी को बिगाड़ कर हमें हम स्केल नहीं करना। कंपनी का कहना है कि कंपनी जो जैसे कि एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, जिनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये उन्हीं की तरह आगे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो इनको ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दी नहीं है कि हम रैपिडली ग्रोथ करें। तो ये कंपनी का कहना है, ग्रोथ चाहिए बट वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, और इनकी एसेट क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए। और अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है ईडब्ल्यूए डिफ़ॉल्ट। तो क मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है ईडब्ल्यूए डिफ़ॉल्ट, जैसा कि अभी रिसेंटली एक इन्होंने इनको एक डिफ़ॉल्ट 2 डिफ़ॉल्ट हुए, एक बिज़नेस डिफ़ॉल्ट और दूसरा ईडब्ल्यूए डिफ़ॉल्ट। अब बिज़नेस डिफ़ॉल्ट है जो 30,000 है वो अलग पार्ट है, और ईडब्ल्यूए डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जैसे कि इस बार कंपनी के साथ में एक एम्प्लॉयी ने 14,000 रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है। अब कंपनी वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो एम्प्लॉयी है वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो कंपनी का ऐसा है कि कंपनी से जब क्वेश्चन आंसर पूछा गया कि ये जो 14,000 वाला या इस तरह के डिफ़ॉल्ट अगर हुए फ्यूचर में, तो आप उससे कैसे डील करेंगे? तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉयी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसका जो बिज़नेस है, वो फाइनेंशियली उसकी बैलेंस शीट या इन सबको देखते हुए ही हम उसको हमारे पास ऑन बोर्ड करते हैं। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो अच्छे से अपने एम्प्लॉयी को सैलरी या फिर बिज़नेस प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तो हम उसे ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इनके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये सबसे बड़ा इनके लिए अभी चैलेंज है। और कॉम्पिटिशन और इंडस्ट्री की बात करें तो ईडब्ल्यूए जो इनका मेन जो जिसकी वजह से ये कंपनी ज़्यादा फेमस है, एमरॉड फाइनेंस। तो ईडब्ल्यूए मार्केट पहला तो है इंडस्ट्री और लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ईडब्ल्यू है। तो इनका कहना है कि हम इस ईडब्ल्यूए जो सेगमेंट है उसके अंदर इंडस्ट्री के फर्स्ट मूवर हैं, और इसका हमें एडवांटेज मिलेगा।
और अभी करंटली इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं है, ना के बराबर प्लेयर है, तो हमें यहाँ पर एडवांटेज है कि हम आसानी से मतलब अपना बिज़नेस है जो उसकी जो साइज़ है उसको ग्रो कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर भी आता है तो उसका भी हम वेलकम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर वो बढ़ाएगा या इस कॉन्सेप्ट को ही अगर रिपीट करेगा, तो इससे लोगों में जो एम्प्लॉइज़ है कंपनीज़ में ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, तो हमारा प्रोडक्ट भी बिकेगा और दूसरे का भी बिकेगा। और इंडिया के अंदर इतने एमएसएमई, इतने कॉर्पोरेट्स हैं, तो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये थी कंपनी की पूरी यहाँ पे कॉन कॉल। तो ये मेरा इस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिस्कशन करी कंपनी के क्या बिज़नेस मॉडल है, कंपनी का क्या क्वार्टरली रिज़ल्ट आया है, कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट वाइज़ क्या रिज़ल्ट है कंपनी का। दूसरा जो कंपनी के जो कॉन कॉल है उसमें क्या-क्या इनसाइट्सफुल बातें थी उसके बारे में हमने बात करी, गाइडलाइंस के बारे में बात करी, चैलेंजेस के बारे में बात करी। उसके बाद में जो कंपनी का जो इंडस्ट्री है उसका लैंडस्केप कैसा है या इंडस्ट्री का क्या अपॉर्च्युनिटी है जो कंपनी को लगती है उसके बारे में बात करी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, बट उसके साथ में अपनी एसेट क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती जो स्केल के पीछे भागते हुए। तो बेसिकली कंपनी अगर अपनी गाइडलाइन को आगे भी फ्यूचर कंटिन्यू करती है तो काफ़ी बहुत अच्छा सा बिज़नेस कर रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।